बीएससी पार्ट सेकेंड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रावस्थाओं में संतुलन। हमने हमारी पिछली क्लास में जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा पर बात की थी। गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था, G इज इक्वल टू E प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस के रूप में हमने इसे फाइंड आउट कर लिया था। आज हम बात करते हैं प्रावस्थाओं में संतुलन। तो ऊष्मा भंडार एक हम लेकर के चल रहे हैं ए डैश के रूप में, और इस ऊष्मा भंडार ए डैश का जो टेम्परेचर है वो टी डैश है और प्रेशर है वो पी डैश है। इसके संपर्क में जो एक निकाय है ए, उसका टेम्परेचर टी है, उसका प्रेशर जो है पी के रूप में है। वो जो निकाय है ए, ये दो प्रावस्थाओं के मध्य साम्यावस्था स्थापित किए हुए हैं, प्रावस्था एक, प्रावस्था दो। प्रावस्था एक के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो जीवन है और अणुओं की संख्या n1, और प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करें वो स्मॉल g1 के रूप में है। यहाँ हम बात करें प्रावस्था दो की, तो इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा g1 और अणुओं की संख्या n2, गिब्स मुक्त ऊर्जा g2, अणुओं की संख्या n2 और प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा वो स्मॉल g2 के रूप में है। अब यहाँ हम बात करें कि ये जो प्रावस्थाएं हैं, तो जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित जो निकाय है वह संतुलित होगा, और उसके लिए संतुलन के लिए जो हमने प्रतिबंध फाइंड आउट किया है, उस प्रतिबंध के अनुसार जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसका मान न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी वह जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित जो निकाय है वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। अर्थात हम कहें तो यहाँ G इज इक्वल टू मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और हम जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा फंक्शन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, G इज इक्वल टू E प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस के रूप में हमने इसे फाइंड आउट किया था हमारे पिछली क्लास के अंतर्गत। अब ये जो पद है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। प्रावस्था एक की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो G1 लेकर के चल रहे हैं, और प्रावस्था G2 की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो हम G2 के रूप में लेकर के चल रहे हैं। तो इस स्थिति में जो संपूर्ण निकाय है उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 के रूप में यहाँ हमारे पास होगी। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रावस्था एक में अणुओं की जो संख्या है वो n1 है, स्मॉल कैपिटल N1 के रूप में ले रहे हैं, और इसकी जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो स्मॉल G2 के रूप में है, G1 के रूप में है। और इसी तरह जो प्रावस्था 2 है, उस प्रावस्था 2 के जो अणुओं की जो संख्या है वो n2 है, और प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करें तो वह स्मॉल G2 के रूप में है। तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है G1 इज इक्वल टू n1 G1 के रूप में होगी, और जो प्रावस्था 2 है उसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो होगी n2 G2 के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको देते हैं हम संयुक्त रूप से इक्वेशन नंबर 3। इसे देते हैं हमने इक्वेशन नंबर 3। इसके आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ G1 और G2 के जो हमें वैल्यू फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 3 के रूप में, वहाँ हम उन वैल्यूज को जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करेंगे, तो G इज इक्वल टू G1 की वैल्यू रखेंगे तो n1 G1 प्लस n2 G2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमें फाइंड आउट होती है। और प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए जो आवश्यक शर्त है, प्रावस्था संतुलन के लिए आवश्यक है कि
जो जी की वैल्यू है वो क्या हो, मिनिमम हो, और मिनिमम होगा तो उसका जवाब गलत होगा, डी जी इज इक्वल टू वो होगा 0। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब इसका इक्वेशन नंबर 4 का अवकलन लेंगे तो डी जी तो हो जाएगा 0, तो G1 dn1 प्लस G2 dn2 इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड आउट होगा, तो G1 dn1 इज इक्वल टू माइनस G2 dn2 के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 फाइंड आउट हुई। अब यहाँ यदि हम पूरे निकाय के लिए अणुओं की बात करें तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, यानी कि जो निकाय है उसके जो अणुओं की संख्या होगी वो होगी n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 के रूप में होगी। तो इसलिए जब इसका अवकलन लेंगे dn इज इक्वल टू 0 तो वो होगा 0, तो dn1 प्लस dn2 इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड आउट होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो dn1 प्लस dn2 इज इक्वल टू 0, सो dn1 इज इक्वल टू माइनस का dn2 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। इस इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का यूज करेंगे तो dn1 से dn2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो G1 इज इक्वल टू G2 हमें फाइंड आउट होता है। और यही जो प्रावस्थाओं के जो संतुलन है उसके लिए आवश्यक शर्त होती है कि दो प्रावस्थाएं एक दूसरे के संतुलन की अवस्था में होंगी यदि उनकी प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा समान रहे। यदि किसी पदार्थ के लिए ताप व दाब के मध्य आरेख खींचा जाए तो वह इस प्रकार खींचा जाएगा कि दोनों जो प्रावस्थाएं हैं उनके संगत जो गिब्स प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वह समान रहे। इसी प्रकार के वक्र को हम प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। तो यहाँ हम एक प्रावस्था संतुलन वक्र देखते हैं कि किस तरह से रहता है। तो हम यहाँ एक प्रावस्था संतुलन वक्र ड्रॉ करते हैं। तो हम सीखेंगे कि प्रावस्था संतुलन दो प्रावस्थाओं के मध्य किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये इस तरफ टेम्परेचर T, इस तरफ प्रेशर P, दो प्रावस्थाएं संतुलन की अवस्था में है तो उनकी जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो बराबर रहेगी। तो यहाँ ये जो प्रावस्था संतुलन वक्र है इस प्रावस्था संतुलन वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा दो प्रावस्थाओं की, यहाँ हम लेते हैं प्रावस्था 1 प्रावस्था फर्स्ट फेज 1 और प्रावस्था 2 फेज सेकेंड के रूप में लेते हैं। तो प्रावस्था 1 और प्रावस्था 2 दोनों संतुलित होंगी इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर और इसकी जो इस वक्र पर प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है G1 और G2 वो दोनों बराबर रहेंगी। अब यहाँ बात करें फेज 1 और फेज 2 की, तो जो फेज 1 है फेज 1 में जो G1 की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, कम होगी G2 की अपेक्षा। तो जो संतुलन वक्र है संतुलन वक्र के जो बाईं ओर का जो भाग है, बाईं ओर जो प्रथम प्रावस्था संतुलन की अवस्था में होगी तो उसके लिए G1 इज लेस देन 2 G2 की कंडीशन होगी। और जो दाईं ओर का जो यहाँ हमें भाग दिखाई दे रहा है उस दाईं ओर के भाग में जो प्रावस्था सेकंड है, प्रावस्था सेकंड जब संतुलन की अवस्था में होंगी तो यहाँ G2 इज लेस देन टू G1 की कंडीशन होगी, यानी कि जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो उस प्रावस्था के लिए कम होगी दूसरी प्रावस्था की तुलना में। इस प्रकार जो प्रावस्थाएं हैं वो ठोस द्रव अवस्थाओं के मध्य उपस्थित हो सकती है।
तो ठोस और द्रव के मध्य जो प्रावस्था संतुलन वक्र होगा उसे कहते हैं हम द्रव या गलन वक्र के रूप में भी कहते हैं, बर्फ रेखा भी उसे कहते हैं। यदि द्रव और गैस अवस्था के मध्य उपस्थित है उससे उस वक्र को हम वाष्पन वक्र भी कहते हैं। इसी तरह से जो है यदि ठोस और गैस दोनों के मध्य साम्यावस्था के मध्य जो वक्र उपस्थित होगा उसे हम ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास विभिन्न प्रावस्थाओं के जो संतुलन वक्र है वो बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और वह टॉपिक है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण पर हम चर्चा करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। कई बार मैक्सिमम टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पर। डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि इस इक्वेशन को डेवलप कीजिए, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो क्लासियस और क्लैपेरॉन जो ने एक प्रावस्था संतुलन वक्र प्रदर्शित किया, और प्रावस्था संतुलन वक्र को जो है एक समीकरण के रूप में उन्होंने व्यक्त किया, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। यानी कि उन्होंने प्रावस्था संतुलन वक्र को एक समीकरण का रूप दिया, और उस समीकरण को ही कहा गया क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जो है दो फेज हैं, दो प्रावस्थाएं हैं, उन दोनों के मध्य जो है प्रावस्था संतुलन वक्र प्रदर्शित किया गया है। और इस तरह से है, यहाँ प्रारंभिक जो कंडीशन है किसी पोजीशन ए पर जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो T और P है। टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है इनका जो इसकी एक पोजीशन आती है B, और B पोजीशन पर इसका जो टेम्परेचर है बढ़ करके DT प्लस DT, और प्रेशर जो है P प्लस DP हो जाता है B पोजीशन पर। और इस वक्र पर जो है प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर साम्यावस्था संतुलन की स्थिति में रहती है। तो हम बात करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। तो जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग तब जो A बिंदु है, A बिंदु पर A पर बात करें जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वह क्या होगी, इक्वल होगी इस ग्राफ पर। तो G1 TP इज इक्वल टू G2 TP के रूप में रहेगी, और इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम B पोजीशन पर बात करें तो B पोजीशन पर G1 T प्लस dt P प्लस dP इज इक्वल टू G2 T प्लस dt P प्लस dP, यहाँ ये इक्वेशन रहेगी। तो हमने अवस्था A और अवस्था B पर जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसको देख लिया, उसकी कंडीशन को हमने देख लिया कि क्या कंडीशन रहेगी। वहाँ जो प्रावस्थाएं हैं वो संतुलन की अवस्था में रहेगी, तो गिब्स मुक्त ऊर्जाएं किस तरह से रहेगी। गिब्स मुक्त ऊर्जाएं जो है प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो दोनों की A और B पोजीशन पर इस तरह से इक्वल रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो माना कि जो ताप में वृद्धि है वह dt है और दाब में जो वृद्धि है वो dP है, तब इस कारण जो है G1 और G2 में जो होने वाली वृद्धि है वह dG1 और dG2 के रूप में होती है। तो जो समीकरण एक है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यदि ताप में dt वृद्धि होती है और प्रेशर पे dP वृद्धि होती है, तो जो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो dG1 और dG2 के रूप में बढ़ जाएगी। तो G1 TP प्लस dG1 इज इक्वल टू G2 TP प्लस
G2 ये इक्वेशन नंबर हमें थर्ड फाइंड आउट होती है। और चूंकि जो इक्वेशन 1 और थर्ड है तो 1 के अकॉर्डिंग G1 इज इक्वल टू G2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम कह सकते हैं कि G1 dG1 इज इक्वल टू dG2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पद इक्वल हैं इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं किसी आयवी अवस्था पर। तो हम जानते हैं जो गिब्स मुक्त ऊर्जा G है, G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ हम किसी आयवी प्रावस्था पर बात करते हैं, तो we know that हम जानते हैं कि किसी आयवी प्रावस्था के लिए गिब्स ऊर्जा G इज इक्वल टू EI प्लस PVI प्लस TSI के रूप में यहाँ पर हमारे पास रहती है। और इस इक्वेशन को यहाँ पर माइनस आएगा, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ प्रावस्था 1 के लिए I बराबर 1, प्रावस्था 2 के लिए I इज इक्वल टू 2 रहेगा। इस तरह से अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में हम Ni यानी कि आयवीय अवस्था में उपस्थित जो अणु है उनका भाग देते हैं। तो Gi यहाँ Gi करेंगे तो Gi डिवाइड बाई Ni इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हम इसको भी इक्वेशन नंबर देते हैं, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से तो Gi अपॉन Ni EI अपॉन Ni प्लस PVI अपॉन Ni माइनस TSI अपॉन Ni के रूप में हमें यहाँ इक्वेशन ये फाइंड आउट होती है। तो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा की जब हम बात करें, क्योंकि ये प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई है, Ni से भाग देने पर प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा Gi इज इक्वल टू Gi अपॉन Ni के रूप में ले रहे हैं, और EI अपॉन Ni इसको स्मॉल EI के रूप में यहाँ हम ले रहे हैं। और Vi अपॉन Ni को हम स्मॉल Vi अपॉन Ni के रूप में ले रहे हैं, और स्मॉल Si एंट्रोपी प्रति अणु जो एंट्रोपी है उसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम इन सब पदों को इस इक्वेशन में रखें तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी Gi इज इक्वल टू EI
प्लस पी वी आई माइनस टी एस आई के रूप में हमें इक्वेशन यहाँ ये फाइंड आउट होती है। ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी और इस इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 6 के रूप में। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसका हम अवकलन लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 का अवकलन लेते हैं। समीकरण 6 का अवकलन लेने पर, इसका अवकलन लेते हैं तो अवकलन से डी जी आई इज इक्वल टू डी ई आई प्लस पी डी वी आई प्लस वी आई डी पी माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी टी के रूप में हमें इक्वेशन ये फाइंड आउट हो जाती है। ये इस तरह से हमें इक्वेशन फाइंड आउट होगी और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। इसे देते हैं हम इक्वेशन 7। तो जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू इज इक्वल टू, हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ जहां हम ग्रहण की गई ऊष्मा जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, उसका उपयोग यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो डी ई आई इज इक्वल टू हमारे को डी ई आई इज इक्वल टू टी डी एस आई माइनस पी ऐसी हमारे पास इक्वेशन ये फाइंड आउट रहती है। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। डी की जगह हमारे पास टी डी एस आई है और डी ई की जगह डी ई आई है, क्योंकि हम आई प्रावस्था को लेकर के चल रहे हैं इसलिए। अब इस इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो जहां डी ई आई की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, तो डी जी आई इज इक्वल टू टी डी एस आई माइनस पी डी वी आई प्लस पी डी वी आई प्लस वी आई डी पी माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी। तो जो टर्म्स यहाँ कैंसिल हो रही है ये टी डी एस आई से टी डी एस आई, टी डी वी आई से टी डी वी आई कैंसिल, तो डी जी आई इज इक्वल टू वी आई डी पी माइनस एस आई डी टी। ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट हो जाती है और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। इस इक्वेशन को हमने दिया नंबर 9। तो जो इक्वेशन नंबर 9 है, इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन नंबर 4 और हमारे पास 9 है, तो 4 और इक्वेशन नंबर 9 का हम यहाँ यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 4 9 से प्रावस्था फर्स्ट व सेकंड के लिए, प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड के लिए हम बात करते हैं। तो V1 dP माइनस S1 dt इज इक्वल टू V2
प्रेशर वाले पदों को एक तरफ रखेंगे और टेम्परेचर वाले पदों को एक तरफ रखते हैं, तो V1 माइनस V2 dP इज इक्वल टू S1 माइनस S2 dT। तो इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं। So dP upon dt is equal to V minus V2 upon S1 minus S2। So dP upon dt is equal to V2 minus V1 upon S2 minus S1। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से मिल जाता है। सॉरी, इसको हमने गलत लिख दिया है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। dP अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा S1 माइनस S2 अपॉन V1 माइनस V2 के रूप में, दैट इज इक्वल टू dP अपॉन dt। इसको हम माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो S2 माइनस S1 डिवाइड बाई V2 माइनस V1। इस तरह से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 10, समीकरण 10 इसको हम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कोई पदार्थ है, पदार्थ द्वारा प्रावस्था परिवर्तन पर जो अवशोषित की गई ऊष्मा है, अवशोषित तथा जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को ही जो है हम गुप्त ऊष्मा के रूप में लेते हैं। यानी कि किसी पदार्थ द्वारा प्रावस्था परिवर्तन पर अवशोषित या उत्सर्जित की गई जो ऊष्मा है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, लैटिक हीट। तो इसे कैपिटल एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो कैपिटल ये जो गुप्त ऊष्मा है ds इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं dq अपॉन t, ये हमने जो है सेकेंड लॉ के अंतर्गत सीखा था। तो L12 ये dq इज इक्वल टू L12 से हम इसको लेंगे, तो S2 माइनस इस डिफरेंस को हम S2 माइनस S1 इज इक्वल टू L12 प्रावस्था 1 और 2 के लिए जो वो ये रिप्रेजेंट कर दी है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू L12, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड प्रावस्था के लिए गुप्त ऊष्मा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के लिए गुप्त ऊष्मा है वो L12 है, टेम्परेचर T है, और एंट्रोपी S2 S1, इनका डिफरेंस ये है। तो इस के बाद हम बात करें N अणुओं के लिए। तो N अणुओं के लिए क्या होगा, N अणुओं के लिए N अणुओं के लिए इसको हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू L12 अपॉन T। तो इस तरह से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। So S2 माइनस S1 इज इक्वल टू L12 N T के रूप में हमें ये इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट हो जाती है। और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 11। तो इक्वेशन नंबर 11 से वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 10 में। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू L12 डिवाइड बाई NT V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 जो आयतन में परिवर्तन है, इसको हम डेल्टा V से रिप्लेस कर सकते हैं। सो dP अपॉन dt इज इक्वल टू L12 NT डेल्टा V। ये जो इक्वेशन है यही कहलाती है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और कई बार मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंतर्गत। तो ये जो इक्वेशन है यही कहलाती है आपके क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन।
क्लासेस पेपरों इक्वेशन की सहायता से गलनांक और क्वथनांक पर जो दाब का प्रभाव है उसको स्टडी किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, दाब के प्रभाव का। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो प्रभाव है क्वथनांक और गलनांक पर क्या प्रभाव रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।